This is next chapter, chapter 3, Atoms and Molecules. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered considered long back in India around 500 BC. जितने भी एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया था कि कोई भी जो मैटर होता है ना, उसकी एक यूनिट होती है जो हमें दिखती भी नहीं है, बहुत छोटी होती है वो। एंड ये जो आइडिया था डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का, मीन्स के जो मैटर होता है वो डिविजिबल, मतलब उसकी बहुत छोटी से छोटी एक यूनिट हो सकती है, बहुत छोटी से छोटी एक यूनिट का वो मिलके बना होता है। ये उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था 500 BC में। An Indian philosopher Maharshi Kand postulate that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particle. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. So ये जो महर्षि कंद थे, इन्होंने ये चीज़ बताई थी, ये एक उन्होंने बताया था कि जो भी पार्टिकल, जो भी मैटर है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड हम इतना उसको एक डिवाइड कर सकते हैं कि उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमें मिल जाए, एंड उस स्मॉलेस्ट यूनिट के बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सके। ठीक है, तो ये जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, इसे ही हम एटम कहते हैं। देन उन्होंने इसे क्या नाम दिया था? परमाणु। ओके, अनदर इंडियन थे फिलोसोफर्स जो कि है पकुदा कटियायामा। ओके, सो ये इनका नेम था। इन्होंने भी यही एक प्रिंसिपल दिया था कि कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी मिल सकते हैं। कंबाइंड फॉर्म के अंदर वो मिलके एक अलग ही तरीके का मैटर बनाते हैं, अलग अलग तरीके के मैटर्स बनाते हैं। सो जो हमारी 18th सेंचुरी थी, 18th सेंचुरी के बाद साइंटिस्ट ने क्या करा, रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एंड नेचुरली जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मिलके कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, ये सब क्या है 18th सेंचुरी के बाद पता लगा। नाउ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो लॉ दिए गए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। कौन कौन से वो दो लॉ थे? सो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल का जो मास होता है वो, या फिर किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी केमिकल का जो भी मास होगा, वो ना तो कभी भी वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जो वो प्रेजेंटली है, अभी प्रेजेंट में जो उसका मास है, रिएक्शन के बाद भी उसका मास उतना ही रहेगा। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में क्या है, हमने एक्स एंड वाई दो केमिकल्स ले लिए। ठीक है, एक्स के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, लेड नाइट्रेट है, एंड वाई के अंदर सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अलग अलग अमाउंट्स दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अलग अलग अमाउंट्स दे रखे हैं। सो हमें कोई भी एक एक्स एंड कोई भी एक वाई, हम तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, वो लेना है। ओके, सो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये फ्लास्क के अंदर ये लिक्विड क्या होगा, सॉल्यूशन वाई हो गया, एंड ये जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन वाई हो गया। ठीक है, सो ये दोनों हमें दे रखे हैं। इसे हमने, ये एक थ्रेड है हमारा, ये थ्रेड के हेल्प से हमने इसे लटका दिया है इस फ्लास्क के अंदर। हमें क्या करना है इसके अंदर कि हमें
पहले इसका मेजर करना है कि सॉल्यूशन एक्स का क्या मास है और सॉल्यूशन वाई का क्या मास है। ठीक है, हमने दोनों मेजर कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये थ्रेड की हेल्प से हमें इसको थोड़ा सा हिलाना है ताकि ये जो सॉल्यूशन एक्स है सॉल्यूशन वाई के अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, जब ये दोनों सॉल्यूशन क्या है मिक्स हो जाएंगे तो रिएक्शन होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी। उसके बाद हमें अगेन इनका वेट क्या है मेजर करना है कि सॉल्यूशन एक्स का वेट कितना है या फिर सॉल्यूशन वाई का, या फिर हमें ये मेजर करना है कि टोटल जो मास है वो कितना है उस सॉल्यूशन का। तो हम क्या देखेंगे कि जो मास हमने पहले मेजर किया था वही मास हमारा रिएक्शन के बाद भी आया है। सो कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या हो गया हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ओके, सो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा कि किसी भी केमिकल का हम मास जो है वो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसका मास रिएक्शन से पहले जितना था उतना ही रिएक्शन के बाद होगा। सो नेक्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, नेक्स्ट लॉ हमारा ये था, ये हमारा लेवॉइजियर ने बताया था कि लेवॉइजियर अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स वर composed of two or more elements. Each such compound had the same elements in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it. So इस लॉ के अंदर क्या था, लेवॉइजियर ने बताया था कि जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं, चाहे एक हो चाहे दो एलिमेंट हो, उस एलिमेंट से जो भी हम कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है, जो भी कंपाउंड्स हम बनते हैं उनसे, ठीक है, उनका सोर्स चाहे कुछ भी हो, हम उसे कहीं से भी ला रहे हो, बट वो कंपाउंड सेम हो, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन हमेशा सेम होता है। ठीक है, सेम मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है इस चीज़ का कि ये जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर हमें अलग अलग सोर्स से मिल सकता है। ठीक है, किसी भी लेक से या फिर सी वाटर जो होता है, तो हम वाटर चाहे कहीं से भी लेकर आए, बट उसके अंदर जो की एलिमेंट्स रहते हैं लाइक H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो हमेशा 1:8 के रेशियो में ही रहेंगे। हाइड्रोजन एंड जो ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो हमेशा 1:8 ही रहेगा, चाहे वो वाटर हम कहीं से भी लेकर आ रहे हो। ठीक है, चाहे लेक से हो, पॉन्ड से हो, कोई सा भी वाटर हो, उसका हमेशा क्या रहेगा, प्रोपोर्शन 1:8 रहेगा। ठीक है, सो सेम ये चीज़ है कि यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो हमारा हमेशा सेम रहता है। मीन्स अगर अमोनिया हम लेंगे तो जो नाइट्रोजन है एंड जो हाइड्रोजन है उसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 14:3, ये हमेशा इसका रेशियो रहेगा, चाहे अमोनिया का सोर्स कोई सा भी हो, अमोनिया हम कहीं से भी लेकर आ रहे हों। सो ये लॉ, पूरा लॉ क्या है इसका, ये लॉ है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, सो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा एक सेम प्रोपोर्शन के ही होंगे, मतलब, और सेम प्रोपोर्शन, अपन प्रोपोर्शन किसका निकाले, उनके मास का प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। लाइक हमने वाटर का एग्जांपल लिया था तो उसमें जो हाइड्रोजन था उसका मास था वो, ठीक है, एंड ऑक्सीजन का मास था। नाउ जो हमारे डाल्टन थे उन्होंने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, चाहे कोई भी मिक्सचर हो, हर एक चीज़, हर एक मैटर जो है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, एंड ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। इसके बेसिस पे उसने कई पोस्टुलेट्स दिए थे, क्या क्या थे वो, सबसे फर्स्ट है ऑल मैटर्स इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सो यहाँ पे जितने भी मैटर्स होते हैं वो बहुत एक स्मॉलेस्ट यूनिट
से मिलके बने होते हैं, वो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या होती है, एटम होती है। ठीक है, एंड ये जो एटम्स रहते हैं ये केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। Atoms are invisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Chemical reaction के टाइम कोई भी एटम्स जो होता है वो ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना क्रिएट हो सकता है, एंड वो बहुत इनविजिबल होते हैं। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एक ही एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एटम्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम ही होगी, सेम मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही होगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल। सेम एलिमेंट्स के एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे मास में एंड प्रॉपर्टीज़ में, एंड अलग अलग एलिमेंट्स की क्या होंगे, एटम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। Atoms combine in a ratio of small whole numbers of to form compounds. जो एटम्स होते हैं वो स्मॉल होल नंबर्स में, मतलब बहुत ही स्मॉल होल नंबर्स जो होते हैं, जैसे अभी हमने वाटर का बताया तो 1:8 लिया था हमने उसके अंदर रेशियो। सो ये जो छोटे छोटे होल नंबर्स होते हैं इन्हीं के अंदर कंबाइंड रहते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं वो। ठीक है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। रेशियो जो मैंने बताया है कि जो भी कंपाउंड रहता है उसके अंदर जितने भी एटम्स रहते हैं, जितने भी कंपाउंड हैं उन कंपाउंड में जो जितने भी एटम्स हैं वो एटम्स का एक तो क्या है, वो सारे एक जैसे होंगे। ठीक है, एंड उनका एक फिक्स नंबर होंगे कि इतने ही एटम उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एटम। एटम क्या होता है? एटम मैंने अभी आपको बताया स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं। ठीक है, सबसे छोटी किसी भी मैटर की, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है? एटम कहलाती है। अब एटम का साइज़ कितना होता है, उसकी रेडियस कितनी होती है वो बता रखा है। जो एटम होता है वो बहुत टाइनी होता है कि हम उसे देख ही नहीं पाते हैं। सो उसकी जो रेडियस होती है वो नैनोमीटर्स के अंदर मेज़र की जाती है। सो 1/10⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ठीक है, एंड 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, सो ये जो नैनोमीटर दे रखा है 10⁹, इसके अंदर एटम्स की क्या होती है, रेडियस होती है। अब इन सब में रेडियस बता रखी है। एटम ऑफ हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसकी रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻10। फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की कितनी होगी, 10⁻⁹। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन की क्या होगी, 10⁻⁸। ग्रेन ऑफ सैंड की क्या होगी, मतलब बहुत छोटा सा कंकड़ या जो मिट्टी होती है उसका क्या होगा, 10⁻⁻4। आंट का क्या होता है, 10⁻⁻3। एंड एप्पल का होता है 10⁻⁻1। ठीक है, सो ये सब क्या दे रखी है, हमारी रेडियस दे रखी है डिफरेंट चीज़ों की। यहाँ ये एक इमेज दे रखी है। एटम्स हम जानते हैं हर एक चीज़ एटम्स की बनी हुई है, बट वो इतने टाइनी होते हैं कि हम देख नहीं सकते थे उन्हें पहले, बट अब हम उनका एक मैग्नीफाइड इमेज उनकी हम बना सकते हैं। तो ये सिलिकॉन की दे रखी है, सिलिकॉन सरफेस जो होती है उसकी एक इमेज दे रखी है जहाँ पे ये जो एटम्स को शो करा हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल। ओके, तो सिंबल्स क्या क्या होते हैं एटम्स के वो दे रखे हैं। अब जो डाल्टन थे उन्होंने वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, हर एक एलिमेंट का अपना अलग अलग सिंबल्स दिया था उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए। तो उन्होंने ये बताया था कि जो भी एलिमेंट हम लेते हैं उसका जो नेम होता है उसके फर्स्ट या सेकंड लेटर जो होते हैं वो उस एलिमेंट के सिंबल हो सकते हैं।
ये यहाँ पर दे रखा है। ये क्या है, बर्जीलियस थे जिन्होंने ये बताया था, ये सजेस्ट किया था कि किसी भी एलिमेंट का अगर जो सिंबल है वो क्या है, उसकी फर्स्ट या दो फर्स्ट एंड जो सेकंड लेटर्स होते हैं उनसे बनाया जाए। अलग अलग सिंबल्स दे रखे हैं, हाइड्रोजन का, फॉस्फोरस का, कॉपर का, गोल्ड का, कार्बन, सल्फेट, लेड, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरी, इन सब की ये अलग अलग सिंबल्स बताए गए हैं। कई जो नेम्स हैं वो उनके सिंबल्स जो हैं वो कई उनके नेम्स के बेसिस पे रखे गए थे। कई जो थे वो उनके क्या है, कलर्स पे डिपेंड होते थे। लाइक गोल्ड है तो जो गोल्ड है, गोल्ड का कलर कैसा होता है, गोल्ड होता है, येलोइश होता है, तो इसलिए उसका नाम गोल्ड ही उस पे पड़ा, किस तरीके का सिंबल उसका बनेगा। ओके, सो नाउ IUPAC आपका उसका फुल नेम याद होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, सो ये IUPAC जो है अब ये अप्रूव करती है किसी भी एलिमेंट को अगर खोजा जाता है तो उसका जो भी नेम होगा वो IUPAC ही अप्रूव करेगी। एंड जो नेम होना चाहिए, वो जो सिंबल्स होने चाहिए उसके, वो क्या होना चाहिए, वही उसके नेम के जो फर्स्ट या सेकंड लेटर होने चाहिए एंड इंग्लिश के अंदर। ठीक है, एंड जब हम उसे लिखते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट लेटर होता है सिंबल का, तो वो क्या होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, एंड जो सेकंड लेटर होता है वो लोअर केस में होना चाहिए। मीन्स अगर हमने कॉपर की बात करी, कॉपर का क्या होता है, CU होता है, तो हमेशा C जो होगा वो कैपिटल में होगा एंड U क्या होगा, वो स्मॉल में होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है, हाइड्रोजन का H है, एल्यूमिनियम का AL है, तो हमने इसे A तो कैपिटल में लिखा एंड L जो है स्मॉल में लिखा। यहाँ पर जैसे दिखा रखा है A और L दोनों कैपिटल में है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, ये AL करेक्ट है। कोबाल्ट का CO होता है, तो C कैपिटल एंड O स्मॉल। नाउ कई ऐसे होते हैं सिंबल्स जो नेम, जो उनका नेम होता है उसके फर्स्ट एंड सेकंड लेटर से मिलके बने हुए हैं। लाइक क्लोरीन हो गया, जिंक हो गया, तो ये Cl एंड Zn जो है वो उसके नेम, जो नेम है उनका उसी पे डिपेंड है, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर का यूज़ करा है। कई ऐसे सिंबल्स हैं जिनका जो नेम है वो लैटिन, ग्रीक या फिर जर्मन उस बेस पे लिखा गया है। लाइक अगर हम आयरन की बात करें, आयरन की, तो उसका सिंबल क्या होता है, Fe होता है, फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। तो जो फेरम होता है वो आयरन को हम क्या कहते हैं, फेरम, तो इसीलिए इसका सिंबल क्या हो गया, Fe होता है। सोडियम होता है, उसका क्या है, Na सिंबल है सोडियम का, तो इसका नेम क्या है, नेट्रियम है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं नेट्रियम है यहाँ पर। ठीक है, सो इसलिए Na। पोटेशियम का K लेते हैं कैलियम के लिए, क्योंकि कैलियम इसका लैटिन नेम है। नाउ आपको सिंबल्स दे रखे हैं सभी के, ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है कि जो डाल्टन थे उन्होंने बताया कि जो एटम्स हैं वो उनका कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उनका वेट होगा, कुछ मास होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये क्या करा कि इसे प्रूफ करने के लिए उन्होंने कई कई क्या है यूज़ करे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कंपाउंड फॉर्म। उन्होंने कई केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज़ करा, कंपाउंड्स बनाए, एंड देन उन्होंने उन एटॉमिक मास कैसे मेजर करेंगे वो बताया। तो उन्होंने क्या है, CO का एग्जाम्पल लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड का। उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करके उसका मेजर किया कि कितना उसका मास है। तो उन्होंने क्या बताया कि 3 ग्राम जो कार्बन है, उन्होंने क्या करा था कि 3 ग्राम कार्बन को कंबाइन किया था 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एंड देन उन्होंने बताया कि ये जो कार्बन है वो क्या है, 3/4 टाइम्स है ऑफ ऑक्सीजन की। मतलब जो कार्बन है वो 4/3 टाइम्स है ऑक्सीजन के। ठीक है, सो ये जो यूनिट होती है एटॉमिक मास मेजर करने की वो होती है AMU। ठीक है,
बट IUPAC ने क्या करा है कि अभी फ़िलहाल इन्होंने एक यूनिट एक और दी थी जो थी U, मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है। सो ये एक और यूनिट दी थी इन्होंने, है ना। एंड देन उन्होंने एक ये चीज़ भी बताई ये कि किसी भी एटम का मास अगर हमें फाइंड करना है, सर्च करना है, सो जो साइंटिस्ट थे सबसे पहले वो क्या लेते थे, 1/16 मास लेते थे ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन मतलब में जो भी हम ले रहे हैं, जो भी हमने एलिमेंट लिया है उसका 1/16 निकालना होता था। सो साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1/16 मास लिया था ऑक्सीजन का, ठीक है। उसे किसी भी दूसरे एलिमेंट का एटम का मास मेजर करने के लिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हर दूसरे एलिमेंट से क्या है, रिएक्ट कर सकती है, कंपाउंड बना सकती है, इसीलिए this atomic mass unit gave masses of most of the element as whole number। इसकी हेल्प से हमने कई एलिमेंट्स के मासेस को होल नंबर की टर्म के अंदर, मतलब कम से कम होल नंबर की टर्म के अंदर हमने मेजर हम कर सकते थे। सो नाउ 1961 में क्या हुआ कि यूनिट जो थी एटॉमिक मास मेजर करने की वो दोबारा चेंज हो गई। तब हमने क्या यूज़ करा, कार्बन 12 का यूज़ करा। कार्बन 12 का यूज़ हमने क्या करा था कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मीन्स कि किसी भी एटॉमिक मास की एक यूनिट जो होगी ना, वो किसके बराबर होगी, 1/12 के बराबर होगी, कार्बन के 1/12 के बराबर होगी, ठीक है। सो इसके लिए एक एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे वाटरमेलन है। इस वाटरमेलन को क्या करा हमने, 12 पीसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 12 पीसेस में डिवाइड कर दिया। नाउ हमने क्या करा, हर एक पीस को क्या करा, वेट मेजर करने के लिए, एक वेट मेजर करने के लिए हमने क्या करा, उसे यूज़ में लिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ही इज सेलिंग रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ द वाटरमेलन, मतलब कि जितने भी इसने वाटरमेलन बेचे हैं वो उसका वेट मेजर करने के लिए उसने क्या करा, इन 12 पीसेस का यूज़ करा। तो ये जो एक सिंगल यूनिट है इसकी 12 पीसेस की में से एक पर, तो वो क्या है, क्या कहलाएगी, फ्रूट मास यूनिट, जो हम AMU ले रहे थे वो।